नमस्कार बच्चों, मैं अपनी क्लास स्टडी एंड लर्निंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है उपसर्ग। आज का विषय हमारा क्या है? उपसर्ग। हम इसमें जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले अब सवाल ये आता है कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। यानी उसके अर्थ को कभी तो बिल्कुल बदल देता है, कभी उसके अर्थ में विस्तार कर देता है, कभी उसके अर्थ को बदल देता है और कभी उसके अर्थ में विस्तार कर देता है और कभी उसका अलग ही एक नया अर्थ निकल कर आता है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने की ये है कि ये जो लाइन आप जो इसकी परिभाषा देख रहे हो कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। यहाँ ध्यान रखो कि शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दांश। इसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे शब्द को हम का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, एक वाक्य में भी आता है तो भी उसकी अपनी पहचान होती है, ऐसे उपसर्ग की अपनी कोई पहचान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये होती है कि जो भी शब्दांश आप प्रयोग कर रहे हो, जो भी उपसर्ग में जितने भी उपसर्ग हैं उनका कोई ना कोई भाव जरूर निकलता है, उनका कोई ना कोई भाव निकलता है। जैसे कई बार उपसर्ग में ए आता है। ए का मतलब होता है, वैसे कि ए क्या है, कोई मतलब नहीं है उसका। ए का कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्र रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका भाव नहीं के लिए लगाया जाता है। जैसे हम सत्य, असत्य बोलते हैं, तो यहाँ ए का भाव क्या है? नहीं। असत्य, सत्य का मतलब सच। जैसे ये आया आपका सत्य और प्लस में ए प्लस में सत्य। यहाँ ए का भाव है नहीं और सत्य का अर्थ है सच, सच नहीं। यानी जो सच नहीं है वो क्या है? वो है असत्य। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो भी उपसर्ग हम प्रयोग करेंगे उनका कोई ना कोई भाव निकलना चाहिए और मूल शब्द हमारा अर्थवान होना चाहिए। तो उपसर्ग बेटा क्या, अब आपको पता चल गया उपसर्ग क्या है। एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देता है। अब उपसर्ग बना होता है दो शब्दों से मिलकर। उपसर्ग बना है दो शब्दों से मिलकर। तो ये शब्द क्या है? उप प्लस में सर्ग, उप प्लस में सर्ग। तो इसमें उप का अर्थ है, उप का जो आपका अर्थ है वो होता है समीप, यानी कोई चीज़ उसके पास आ गई है, किसी दूसरे शब्द के पास कोई अन्य शब्दांश आ गया है। और सर्ग होता है, जो आपका सर्ग होता है उसका अर्थ होता है निर्माण करना या फिर सृष्टि करना, निर्माण करना या सृष्टि करना। तो इसका मतलब हुआ कि उपसर्ग क्या है? शब्द निर्माण की एक विधि है। उपसर्ग क्या है? शब्द निर्माण की एक विधि है। उपसर्ग उस शब्दांश अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द में के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देते हैं। यहाँ देखो, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई, शब्द निर्माण की विधि। और ये दिखा रखा है आपको, उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है। ये आपका आ रहा है, ये परिभाषा आपकी आ रही है। ये वही आ गया जो मैंने आपको अभी बताया है कि उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना होता है। उसका अर्थ समीप है, सर का सृष्टि करना है। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, देखो
जैसे यत्न के पहले, यहाँ देखो, जैसे यत्न से पहले प्र उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द क्या बन गया? प्रयत्न। यत्न से पहले क्या शब्द लगा दिया? प्र लगा दिया तो क्या बन गया? प्रयत्न। अब यहाँ देखो, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें क्या है, कोई नया शब्द निकल कर नहीं आया। जो पहला शब्द था यत्न, उसका विस्तार हो गया है, उसका विस्तार हो गया है। यत्न करना में है एक कोशिश करना होता है, और प्रयत्न करना और भी ज़्यादा कोशिश करना होता है। अब वही बात, फिर उपसर्गों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, दूसरे शब्दों के साथ मिलकर वो उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे अन प्लस बन, अनबन, मनमुटाव, वहीं कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आ जाती है। अब जैसे यहाँ आया परिभ्रमण, ये पिछले जो हमने अभी एक प्र प्लस यत्न पढ़ा था वही है, प्री प्लस भ्रमण। तो अब यहाँ क्या है? परि का मतलब चारों ओर, और भ्रमण का मतलब घूमना। परिभ्रमण, चारों ओर घूमना। तो यहाँ क्या है? परिभ्रमण में जो भ्रमण का है वो विस्तार हुआ है, अर्थ वही है, घूमना ही है, लेकिन वो चारों ओर घूमना है, उसका विस्तार हो गया है। और कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कभी कभी इनका जो अर्थ निकल कर आता है वो बिल्कुल उल्टा आता है। अब जैसे यहाँ पे आया आपका, ये आ रहा है अशांति, ये अशांति आपका आ रहा है ए प्लस में, ए प्लस शांति लिखा हुआ है ये। तो शांति आपको पता है, और ए का मतलब नहीं, किसी एक शब्द के पहले लगकर अब उल्टा हो गया है इसका, बिल्कुल ही अशांति। और जैसे हार शब्द, अच्छा कभी कभी इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे ए प्लस में शांति, अशांति, जैसे शांति अशांति। किसी एक ही शब्द के पहले अलग अलग उपसर्ग लगाने से उस शब्द अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे हार शब्द से प्रहार आक्रमण करना, संहार नाश करना, आहार भोजन, विहार भ्रमण। अब देखो है हार ही, अगर प्र लगा देते हैं इसके आगे, प्र उपसर्ग लगा देते हैं, हार वही। अब हार को आप गले का हार भी समझ लो या पराजय भी समझ लो। हार का मतलब गले की माला भी समझ सकते हो और पराजय भी समझते हो। अब इस हार के आगे जो शब्दांश लग रहे हैं, जैसे यहाँ यहाँ लग गया, ये आपका लग गया यहाँ पे शुरू में प्र प्लस हार, तो ये बन गया प्रहार, प्रहार। तो ये हो गया किसी पर आक्रमण करना। फिर अब इसके आगे लग गया घार का मतलब नष्ट कर देना, किसी का नाश कर देना बिल्कुल ही। और अब यहाँ पे इस हार में लग गया आ प्लस हार, तो आहार, आहार का मतलब आपको पता है भोजन होता है, खाना होता है। फिर लग गया वी प्लस हार, तो ये आ गया आपका विहार। विहार का मतलब होता है घूमना, विहार का मतलब घूमना, भ्रमण करना। तो इसी तरह एक ही शब्द के आगे अलग अलग शब्दांश लगने से उनके अलग अलग अर्थ निकलकर हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार उपसर्गों से शब्दों की 3 स्थितियाँ पैदा होती हैं, या यूँ कह लो कि 3 विशेषताएं हमें मिलती हैं। जैसे शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता, उसका
विस्तार हो जाता है। अब शब्द और उपसर्ग में अंतर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आता है शब्द और उपसर्ग में अंतर। देखो, शब्द और उपसर्ग में क्या अंतर होता है। शब्द अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। आपने शब्द की परिभाषा पढ़ी है, आपने शब्द की परिभाषा पढ़ी है। क्या परिभाषा है? अलग अलग अक्षरों के समूह को जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। या सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे हमने अब राम लिख दिया, हमें पता है राम क्या है। राम एक नाम है, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है कि भी ये राम है, वो श्याम है, इस तरह कोई भी नाम है। या जैसे हम यहाँ पे हम लिख देते हैं भूख लिख देते हैं। अब भूख से हमें पता चल रहा है। अब अगर हम इसको खब लिख दें तो क्या है, इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं। तो शब्द क्या है? सार्थक वर्णों का समूह है, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो उपसर्ग है वो क्या है? उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जरूर होता है, ये बात ध्यान रखना। यानी उसके अंदर कोई ना कोई भाव जरूर होता है। जैसे अभी आपका आया था परिभ्रमण आया था, जैसे आपका परि का मतलब आपको समझ में आ रहा था चारों ओर। असत्य आया था, ए का मतलब आप उसमें ए का भाव क्या था? नहीं का भाव। तो उसमें भाव अवश्य होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप उपसर्ग प्रयोग कर रहे हो उनका कोई ना कोई भाव निकलना चाहिए। ये नहीं कि भी कुछ भी उठा के किसी भी शब्द का अंश लिख दिया। तो अब ये आपको शब्द जो है वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाते हैं। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का समूह होता है, यानी उस वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। यूँ नहीं आगे पीछे कुछ भी शब्द जोड़ दिए और आपका वाक्य बन गया, नहीं, उसका भी कोई ना। अब जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, अलग अलग शब्द हैं। मैं है, घर है, जाता है, हूँ है। तो ये एक निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं, तो इनका अर्थ निकल रहा है कि मैं भाई कहीं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। और अगर हम लिख दें घर जाता मैं, या हूँ, या मैं, या घर हूँ मैं, जाता मैं, तो ये क्या है? ये कोई शब्द नहीं है। शब्द किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन जो उपसर्ग है वो क्या है? अच्छा, अब ये स्पष्ट हो गया कि शब्द क्या होते हैं। शब्द स्वतंत्र इकाई है जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। दूसरी तरफ वहीं उपसर्ग वाक्य की तरह अक्षरों का समूह होते हुए भी, अक्षरों का समूह होता है। जैसे परी प्लस पै प्लस री, तो परी बन गया, वह अक्षरों का समूह हो गया और इसका भाव भी निकल गया। लेकिन क्या है, इनका वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता जब तक वो किसी शब्द के आगे नहीं जुड़ जाता। वाक्य में उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जब तक वो किसी दूसरे शब्द के साथ नहीं जुड़ जाता। जैसे मान लो, आप एक उदाहरण ले लो कि भी मैं परी करता हूँ, मैं परी करता हूँ, क्या करता हूँ? अब परी का अर्थ क्या है? चारों ओर हो गया। मैं चारों ओर करता हूँ, क्या करता हूँ? सवाल ये आ गया, क्या करता हूँ? तो यहाँ जो परी है उसका इस वाक्य में कोई मतलब ही नहीं बन रहा। मैं परी करता हूँ, क्या परी करता हूँ मैं? तो जब ये परी प्लस भ्रमण के साथ जुड़ जाएगा तो इसका वाक्य में अपना जुड़ने के बाद इसका अर्थ निकलेगा, मैं चारों ओर घूमता हूँ। तो इस प्रकार जो अब जैसे अब घूमना है, भ्रमण करना है, मैं भ्रमण करता हूँ, इसका जो भ्रमण शब्द है, जो मूल शब्द है वो क्या है? भ्रमण। तो हमें पता चल गया मैं घूमता हूँ,
लेकिन मैं परी करता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब ये परिभ्रमण के साथ जुड़ जाएगा तो तब आ जाएगा कि मैं चारों ओर घूमता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब तक जो शब्दांश है किसी दूसरे शब्द मूल शब्द के साथ नहीं जुड़ता तब तक वो अर्थवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग की सार्थकता तभी होती है जब वो किसी वाक्य से संगति बिठाए, मेल बिठाए। ठीक है, गया। अब आते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू भाषा के भी हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वो बच्चों हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू के भी होते हैं। तो इस तरह भाषा के आधार पर ये 3 प्रकार के भेद हो गए इसके। और इनके अलावा कुछ अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग हैं, और उर्दू के जो उपसर्ग हैं वो लिए गए हैं अरबी और फारसी भाषा से। और ये कितने तो ये 3 प्रकार के हो गए, मुख्य जो हो गए वो 3 प्रकार के हो गए, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। और इनके अलावा चौथा क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। और अब सवाल आता है बच्चों, उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, क्योंकि हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो अलग अलग भाषाओं से, हिंदी के तो हैं ही हैं, अलग अलग भाषाओं से भी लिए गए हैं। कुछ उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ उर्दू से लिए गए हैं और कुछ अंग्रेजी से भी लिए गए हैं। मुख्य तौर पे जो है वो संस्कृत, उर्दू और हिंदी ये उपसर्ग हैं। संस्कृत में हमारे होते हैं 22 उपसर्ग, हिंदी में हमारे होते हैं 13 उपसर्ग और उर्दू में हमारे होते हैं 19 उपसर्ग। उर्दू के जो उपसर्ग हैं वो अरबी और फारसी से मिलकर बने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं वो अरबी और फारसी भाषाओं से लिए जाते हैं। तो ये हमारे उपसर्ग हैं, ये मुख्य उपसर्ग हैं। इनके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन जो मेन जो उपसर्ग हैं, जो मुख्य जो उपसर्ग हैं वो हैं संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और उर्दू के 19। कुछ उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से भी लिए गए हैं। तो अब उपसर्ग जो लिए गए हैं हिंदी में कौन से हैं, संस्कृत में कौन से हैं, उर्दू में कौन से हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊँगी। आज की क्लास बस इतनी ही है। धन्यवाद।